हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शिक्षा शास्त्र में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और कुछ भी तैयार नहीं है और पेपर देने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाते जाते बस थोड़ा सा 5 मिनट के लिए देख लीजिए। आपको मैं बताऊंगा जो तरीका, उसमें 100 में से मान के चलिए 60 से 70 नंबर आपका बन जाएगा। आंसर कैसे लिखना है वो ट्रिक थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। इस पेपर के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। और 100 में से देखिए, 100 में से जो पासिंग मार्क है वो 33 नंबर है, ठीक है, 33 नंबर है। लेकिन आपको मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं वो कम से कम 60 से 70 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। यानी 33 नहीं बल्कि 60-70 नंबर देकर जाएगा। वो तरीका आप समझिए। सबसे पहले यहाँ पे पेपर पैटर्न देख लीजिए, और मैंने कई बार जो है आपको बताया है। अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको। तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ भी आप बना के लिखेंगे, कुछ भी मतलब उससे रिलेटेड बना के लिखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा बढ़िया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन के बाद जो है जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा उसको देखेंगे, कैसे जो है आप लघु उत्तरीय प्रश्न को लिखेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे जो आपका अति लघु रहे, कैसे उसे आप अति लघु को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे इसको कैसे आप लिखेंगे, क्योंकि इसमें आप बना कर लिख सकते हैं, और जिससे बहुविकल्पीय है उसमें तो आपको टिक करना होगा है। जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है उसमें भी एक आंसर देना होता है, निश्चित उत्तर होते हैं उसके। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा नंबर मिलेगा आप वहाँ पे कुछ ना कुछ बनाकर लिख सकते हैं और आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। तो चलिए, जेन्युइन तरीका आपको बताते हैं। अब दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से 5 मिनट के लिए समझ लीजिए क्या मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न रहेगा, बढ़िया नंबर मिलेगा भैया। 250 शब्दों में आंसर देना होगा, और 250 शब्दों का मतलब ये है कि कम से कम 2 से ढाई पेज में, 2 से ढाई पेज में आपको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जिससे पूछा जाए कि वैदिक और बौद्ध काल की शिक्षा की तुलना कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। अब आपको इसमें समझ में नहीं है तो क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात यहाँ पे आपको है। शिक्षा यहाँ पे लिखा है, शिक्षा समझ में आता है ना। पूरा सेंटेंस पढ़िए, समझ में नहीं है कोई बात नहीं। शिक्षा समझ में आता है, शिक्षा भैया जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं वही तो शिक्षा है। आगे देखिए, अब शिक्षा की बात हो रही है। काल मतलब समय होता है, काल मतलब समय। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में तो सुना होगा नाम आपने, ठीक है। वैदिक काल के बारे में नाम तो सुना होगा, कभी आपने सुना होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा जो है ये बौद्ध काल में कैसे होता था और वैदिक काल में शिक्षा कैसे होता था, ठीक है। बात समझने की कोशिश करेंगे। यानी वैदिक काल में शिक्षा कैसे होती थी और बौद्ध काल में शिक्षा कैसी होती, उसका तुलना करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले एक बार आप वैदिक काल के बारे में बता देंगे, फिर एक बार बौद्ध काल के बारे में बताएंगे, और फिर इसके बाद जो है आपका तुलना हो जाएगा, सिंपल। अब सवाल है कि क्या बताएंगे, ये भी सवाल है। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, वैदिक काल में इसमें आपने वेदों के बारे में सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो उसमें क्या होता था, वेदों के बारे में शिक्षा दी जाती थी। ऐसे थोड़ा थोड़ा सेंटेंस लिखेंगे बना के। जब लिखना शुरू करेंगे दोस्तों तो कुछ ना कुछ और आइडियाज मन में आएंगे, ठीक है। वेदों के बारे में शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। यानी जो शिष्य होते थे वो शिष्य गुरु के आश्रम में जाते थे, वहां पे जो है शिक्षा ग्रहण करते थे और गुरु की सेवा करते थे। इसी प्रकार से सेंटेंस को लिखना है, ठीक है। जो शुरुआत कर देंगे तो आगे हेडिंग बना बना के लिखिए, हेडिंग बना बना के लिखिए। अब यहाँ पे छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए वैदिक काल में जो है शिक्षा का क्या महत्व था, तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के इस प्रकार से और बढ़िया से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आप वहाँ पे बौद्ध काल के बारे में लिखेंगे। देखिए, बौद्ध काल, गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी बौद्ध धर्म की। तो यहाँ पे बौद्ध काल में कैसी शिक्षा होती थी, सबसे बड़ी उसमें होती थी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। ऐसी शिक्षा दी जाती थी वहाँ पे। देखिए, शिक्षा आप क्यों ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं कोई व्यवसाय, कोई नौकरी पाने के लिए। तो व्यवसाय से संबंधित हेडिंग बना के लिखिए, ऐसे व्यवसाय से संबंधित शिक्षा ग्रहण क्यों करते हैं लोग। शिक्षा ग्रहण इसलिए करते हैं कि उनको अच्छा संस्कार मिले। क्या मिले, अच्छा संस्कार मिले, ठीक है। अब देखिए, जो है अच्छा संस्कार मिलेगा तो उनका जो है उनका नाम होगा कहीं कि भाई उसका आचरण अच्छा होगा, उसका संस्कार अच्छा होगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा। इसी प्रकार से बना बना के लिखिए कि शिक्षा ग्रहण करने में संस्कार अच्छा होगा, उसका व्यवहार अच्छा होता है, रोजगार की तलाश में जो रोजगार के लिए जो है लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस बाय हेडिंग बना बना के लिखिए। सच में जेन्युइन तरीका दोस्तों बता रहा हूं, आप 100% 60 से 70 नंबर पा जाएंगे अगर आप ये तरीका अपना लेंगे तो, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपको
ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए अथवा करके क्वेश्चन और दिया रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अथवा करके दिया रहता है, तो आपको चाहे आप वो कर सकते हैं, चाहे आप ये कर सकते हैं, वही चीज़ में भी लिखना है। ऐसे देखिए, जैसे देखिए प्राचीन मध्यकालीन शैक्षिक विशेषताओं की तुलना कीजिए। यहाँ भी तुलना करना है। एक व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति ये है और कोई एक व्यक्ति ये है, ठीक है। इसका एक नाम दे देते हैं, मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है। अब कहा जाएगा कि इन दोनों में तुलना करना है कि ये स्मार्ट है कि ये लड़का स्मार्ट है, स्मार्ट कौन है, तुलना करिए। तो उसका सब कुछ देखा जाएगा, तुलना करना है। तो ऐसे ही प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी और जो मध्यकाल जो शिक्षा व्यवस्था थी, प्राचीन काल का मतलब क्या, बहुत पहले के टाइम की बात है, और मध्यकाल का मतलब क्या, जो वर्तमान चल रहा है उसके बीच का, ठीक है, उसके बीच का। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये प्राचीन हो जाएगा, ठीक, ये प्राचीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा, और ये जो आधुनिक समय चल रहा है। तो मध्य में यानी मध्यकालीन में बताना शिक्षा कैसी होती थी, जब मुस्लिम काल चल रहा था तो उस टाइम पे लोग शिक्षा कैसे ग्रहण करते थे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और इसके बाद जो है उसमें भी कहीं न कहीं देखिए समाज के विकास के लिए, समाज का विकास हो और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे, उनका व्यवहार अच्छा हो, सारे पॉइंट लगभग वही आएंगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस को बना के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको तुलना में बिंदु दे दिया है, तो आपको हेडिंग बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेडिंग यहाँ पे देखिए दिया है, शिक्षा को उद्देश्य। आप सोचिए कि शिक्षा ग्रहण लोग क्यों करते हैं, तो आप यहाँ पे बना के लिखेंगे कि लोग शिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं कि उनका सामाजिक विकास हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें भी आप हेडिंग बना सकते हैं, यानी हेडिंग में हेडिंग बना सकते हैं, बढ़िया होगा भैया। आप इसे पॉइंट वाली सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने से लोग क्या होते हैं, से उनका सामाजिक विकास होता है, उनका आचरण अच्छा होता है, उनका व्यवहार अच्छा होता है, वो अपने कुशलता में जो है माहिर हो जाते हैं। इस प्रकार सेंटेंस बना के लिखिए, आपका पूरा पेज भरेगा, अच्छे से लिखेंगे। और ध्यान रखिए दोस्तों, एक सच्चाई आपको बता दूं कि 3 घंटे 15 मिनट की कॉपी जो है वो 1 मिनट में चेक होती है, 1 मिनट में, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप ये चिंता मत करिए कि क्या हम लिख रहे हैं, चिंता ये करिए कि आप जो है कितना पेज भर रहे हैं, ठीक है, कितना पेज भर रहे हैं। पेज भर दीजिए, और पेज भरने का मतलब कि जेन्युइन तरीका से भर रहे हैं, ऐसे फर्ज नहीं भर रहे हैं। तो भैया बना के लिख देंगे कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ मिल जाएगी, बात ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद पाठ्यक्रम के बारे में ही डालेंगे। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या होता है, सिलेबस भैया जो आप पढ़ते हैं वही तो सिलेबस है। तो सिलेबस का मतलब ये आपके पास विषय आपका हिंदी है, ठीक है, हिंदी भी है, आपने जो है शिक्षा शास्त्र लिया है, अपने भूगोल लिया होगा, आपने जो है इतिहास लिया होगा, समाजशास्त्र, ऐसे से इस क्या है, ये सिलेबस आपका है, पाठ्यक्रम है, सिलेबस हो गया। तो सिलेबस में उस टाइम पे लोग क्या क्या पढ़ते थे, उस टाइम पे लोग क्या हिंदी पढ़ते थे, हिंदी को उतना प्रचार प्रसार नहीं होता था, क्या मैथ पढ़ते थे, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। इस टाइम पे देखा जाए तो लोग जो है अपनी शिक्षा को, जो पाठ्यक्रम उनका था वो संस्कृत में, उर्दू, फारसी, ये सब जो है उस टाइम पे चलती थी। तो आप इसके बारे में लिख देंगे कि जो है उस टाइम पे संस्कृत चलती थी, उर्दू, फारसी चलती थी, इस प्रकार से लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, उन भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करते थे, सिंपल, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे शिक्षा का केंद्र, जैसे आज की डेट में आप विद्यालय जाते हैं ना, विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय क्या है, शिक्षा का केंद्र है, जहाँ आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये कि उस टाइम पे प्राचीन काल में और मध्यकाल में शिक्षा कहाँ मिलती थी, क्या उस टाइम पे भी ऐसे विद्यालय होते थे? ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे गुरुकुल होता था। क्या होता था? गुरुकुल होता था, यानी गुरु के कुल में, यानी कुल मतलब आश्रम, गुरु के कुल में यानी आश्रम में जाके वहां पे लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है, इस प्रकार से। और जो मध्यकालीन था इसमें मदरसा वगैरह आ जाता है, ठीक है, मदरसा आ जाता है, मदरसा में लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे सेंटेंस बना के लिखेंगे दोस्तों, अच्छा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। आगे देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कारकों की सूची बनाइए तथा उनको रोकने के उपाय बताइए। अब बताइए कि आप जिंदगी में क्या पर्यावरण के बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा, प्रदूषण के बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा भैया, ये हिंदी में निबंध भी लिखने का आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल बात ये है, भारत की बात हो रही है, अपने देश की बात हो रही है, अपने देश में पर्यावरण कैसा है, क्या पर्यावरण प्रदूषण है कि नहीं है, क्या आप मानते हैं कि पर्यावरण हमारा दूषित है कि नहीं दूषित है? भैया 100% दूषित है। आप शहरों में जाके देखिए जो है वहाँ पे कितना प्रदूषण फैल रहा है, वहाँ ध्वनि प्रदूषण है, वहाँ पे वायु प्रदूषण है, वहाँ पे जल प्रदूषण है, कितनी सारे प्रदूषण हैं। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण जो प्रदूषण है उसके कारकों की सूची
बनाना है, यानी क्यों फैलता है, कारक मतलब कारण, उसके कारण की सूची बनानी है। यानी जैसे मान लीजिए कि जो है जो जल है, ठीक है, अब जल में गंदा पानी मिलेगा, यानी नाली का पानी उसमें जाएगा तो जल दूषित होगा कि नहीं दूषित होगा भैया, दूषित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। तो जल प्रदूषण दूषित कैसे हुआ, वो गंदी नाली से, तो कारण क्या हो जाएगा, कारण जो गंदी नाली, ठीक है, ऐसे ही लिखिए, सोच सोच के लिखिए, कितना बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है। सूची बना लीजिए, इसका चार्ट भी बना सकते हैं, इस प्रकार से ऐसा चार्ट बना लीजिए, 4-5 पॉइंट हेडिंग बना के इसमें लिख दीजिए, और फिर उसके बाद जो है आप उसको अलग अलग करके व्याख्या करिए, देखिए परफेक्ट मिलेगा नंबर, बेहतरीन नंबर मिलेगा। और फिर इसका उपाय बताइए कि जैसे अगर गंदी नाली जो है नदी में जाके मिल रही है, तो गंदी नाली को नाली में भाई ना मिलाया जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, उपाय में क्या हो जाएगा, उपाय में कि जो नदी में नाली मिलती है उसको रोका जाए, ठीक है, पहला उपाय हो जाएगा। ऐसे ही जो पेड़ पौधों काटा जाता है उसको रोका जाए। ऐसे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखिए, ठीक है, आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं आता है, वैसे सिंपल आना चाहिए, अगर नहीं आता है मान लेते हैं तो अथवा करके एक सवाल और दिया रहेगा, ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। अब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि भैया क्या पूछ लिया यार, ये तो पढ़े ही नहीं है, तो आपको देखना कुछ नहीं करना है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, वही यहाँ पे टाइम आपको लगाना है। देखिए लिखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। लिखा है मानसिक, भैया कोई कहते हैं ना कि मानसिक, इनका मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी क्या, भूलने की बीमारी है। मानसिक बीमारी का मतलब भूलने की बीमारी है, याददाश्त ठीक नहीं, दिमाग अच्छा काम नहीं करता है। तो मानसिक का मतलब क्या, दिमाग ठीक ठाक नहीं काम करता है। इतना समझ में आ गया, मानसिक मतलब उनका दिमाग बुद्धि ठीक ठाक ऐसा है कि नहीं है, वो बात डिपेंड करती है कि मानसिक कैसी स्थिति है। स्वास्थ्य मतलब क्या होता है भैया, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं किस रूप से, मानसिक रूप से। देखिए सेंटेंस समझने की कोशिश करिएगा, आप स्वस्थ हैं किस रूप से, मानसिक रूप से, यानी आपका दिमाग बहुत तेज है, आपका दिमाग बहुत परफेक्ट है, आप हर चीज़ जो है सोचते हैं, समझते हैं और सही फैसला लेते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए जब आप रील्स देखते हैं, रील्स शॉर्ट वीडियो जब देखते हैं ना, तो 2 सेकंड में भैया 2 सेकंड लगता है फैसला करने में कि वीडियो सही है या गलत है, 2 सेकंड में बस। इसके बाद अगर नहीं सही है तो सरका देंगे, फिर नहीं सही फिर सरका देंगे, 2 सेकंड लगता है फैसला करने में। इसका मतलब समझिए कि आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, आप फैसला कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा वीडियो मजा आ रहा है कौन सा नहीं मजा आ रहा है, आप 2 सेकंड में फैसला करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप स्वस्थ हैं किस रूप से, मानसिक रूप से। दोस्तों मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, इसका मतलब ये है कि मानसिक स्वास्थ्य समझ में आ गया। अब विज्ञान के बारे में समझना है। विज्ञान मतलब ये होता है कि आपको विशेष रूप से कोई जानकारी प्राप्त हो, उसे विज्ञान कहा जाता है। तो अगर आपका दिमाग सही रहेगा तभी ना जानकारी मिलेगा आपको, सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो उसके बारे में आपको कोई न कोई जानकारी मिलेगी, आप कोई रिसर्च करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ और अलग करेंगे, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ अब आपको यहाँ पे स्पष्ट हो चुका होगा। अब इसके बारे में लिखना है, पहले इसका अर्थ लिखना है। अर्थ जब लिखेंगे इसके बाद इसके कार्य लिखेंगे, क्या कार्य होता है मानसिक स्वास्थ्य। अगर आप सोचिए कि अगर आपका दिमाग ठीक ठाक है तो क्या आप काम नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ाई कर पाएंगे, आप जो काम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, आप मैथ सॉल्व कर पाएंगे, आप जो है आप शिक्षा शास्त्र जो है अच्छे समझ पाएंगे, आप इतिहास समझ पाएंगे, आप सब कुछ कर पाएंगे अगर आपका दिमाग ठीक ठाक है। तो कार्य के बारे में लिखिए सेंटेंस बना बना के। शुरुआत तो करिए दोस्तों, शुरू ही नहीं करते हैं हम, शुरुआत ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं कि बनाकर लिखते कैसे हैं। और बता रहा हूँ जेन्युइन तरीका, ये कोई काट नहीं सकता है, जेन्युइन तरीका भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम को वर्णन कीजिए। अब एक क्वेश्चन आएगा भैया, कहेंगे अरे बाप रे बाप क्या पूछ लिया, तो समझे नहीं आ रहा है क्या पूछ लिया। तो देखिए घबराना नहीं है, अथवा करके दिया रहता है। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और इसके प्रदूषण के विभिन्न प्रकार, यानी जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कितने सारे प्रदूषण हैं, बना के एक चार्ट बनाइए अच्छे से। चार्ट, फ्लो डायग्राम, ये सब बनाना इंपॉर्टेंट होता है, इससे नंबर मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए और हेडिंग बना के अच्छे से प्रेजेंट करिए। उसके बाद जो है लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या हैं। तो देखिए इन्होंने कुछ नियम बताया था, यहाँ पे देखिए सीखना लिखा, सीखना समझ में आता है। आप कोई चीज़ जब कोई चीज़ काम करते हैं तो उससे सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखने का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको होता है। अब उसकी जो है सीखने के मुख्य नियम क्या है भैया, कितने नियम है, आप सोचिए कितने नियम है, आप कितनी प्रकार से सीख सकते हैं, आप खुद सोचिए कितने प्रकार से आप सीख सकते हैं। अगर कोई आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी से वार्तालाप करते हैं, ठीक है, वार्तालाप करते हैं, नहीं बातचीत करते हैं, वार्तालाप, ये हेडिंग बन जाएगा आपका वार्तालाप। जब आपका वार्तालाप करते किसी से संवाद करते हैं,
ये भी कर सकते हैं। तो बातचीत करने में क्या कुछ सीखने को मिलता है? भाई सीखने को मिलता है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति से मिलिए, उससे बातचीत करिए, देखिए उससे गजब का सीखने को मिलेगा। एक अनपढ़ व्यक्ति से आप मिलिए, एक किसान से मिलिए, एक नौकरी वाले से मिलिए, आप जितनी भी इंसानों से मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या वार्तालाप सीखने का नियम नहीं है? अगर आपको समझ में नहीं आता इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो आप बना के लिखिए। आप लिखेंगे कि वार्तालाप के माध्यम से जब आप इंटरव्यू देते हैं, जब मतलब कि उसमें जो है जब इंटरव्यू होता है, जैसे वाइवा होता है ना स्कूल में, वाइवा में एक टीचर होता है, एक टीचर जो है बच्चों से पूछता है, ठीक है, टीचर बच्चों से पूछता है और उसमें जो है सवाल करता है। तो क्या वहाँ कुछ जानकारी मिलती कि नहीं मिलती है? वहाँ कुछ सीखने को मिलता कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। ऐसे समझ के बना के दोस्तों लिखिए, पूरा बढ़िया नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये तो बात होगी लॉन्ग क्वेश्चन की। थोड़ा फटाफट एक बार जो आपका लघु उत्तरीय है वो भी देख लेते हैं। ऐसे ही आपको समझना है, ऐसे ही प्रेजेंट करना है। लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 50 शब्दों में लिखना होगा, कम से कम एक पेज में आपको आंसर देना होगा, तब जाके 6 नंबर आपको मिलेगा। सवाल डिपेंड करता है कैसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, एनी बेसेंट के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए किन शिक्षण विधियों का अपनाया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि क्या पूछ रहे, एनी बेसेंट के बारे में पूछा है, इनके द्वारा शिक्षा के बारे में पूछा है, तो कुछ नहीं करना भाई, परेशान नहीं होना, आराम से समझना है। एनी बेसेंट का अगर आपने नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। ये किसी व्यक्ति का नाम है, चाहे महिला हो सकती हैं, चाहे पुरुष हो सकते हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप सोचिए कि इनके अनुसार उत्तम शिक्षा का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं आपका आचरण उत्तम है। उत्तम मतलब क्या भैया? उत्तम मतलब कि बहुत अच्छा है, आपका आचरण बहुत अच्छा है। अब देखिए, शिक्षा यहाँ पे आचरण नहीं बल्कि शिक्षा लिखा है, तो शिक्षा क्या है? उत्तम है। उत्तम मतलब अच्छी है, अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है शिक्षा। यानी शिक्षा भैया ग्रहण करना बहुत अच्छा होता है, आपकी ज़िंदगी में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसका मतलब शिक्षा क्या है? उत्तम है। अब उत्तम के लिए शिक्षण विधि यानी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सी शिक्षण विधियाँ? शिक्षण मतलब क्या होता है? टीचिंग, यानी आपको टीचर पढ़ाता है तो आपको शिक्षण यानी वो शिक्षण करता है, पढ़ाता है। तो विधि, ऐसी कौन कौन सी विधि से टीचर पढ़ाता है? आप सोचिए, अपनी ज़िंदगी में कभी तो स्कूल में गए होंगे ना, पढ़ाई किए होंगे ना, तो भैया बताइए, सोचिए कि कितनी विधि से टीचर पढ़ाता है। आप खुद सोचिए। देखिए, पहले आपको एक प्रश्न होता है, प्रश्न बोल के छिटका देते हैं बच्चों को कि लिखो, तो एक प्रश्नोत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रश्नावली लिख सकते हैं कि प्रश्नावली के माध्यम से शिक्षण विधि होती है। अब टीचर बच्चों से पूछता है तो वाइवा के माध्यम से शिक्षण होता है, खेल खेल में भी शिक्षण होता है। ऐसी न जाने कितनी प्रकार की शिक्षण विधियां हैं, तो आप उसको बना के लिख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान शब्दों में लिख सकते हैं। और ऐसे ही आप और क्वेश्चन इनको भी लिख सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, मानव जीवन के लिए क्या खतरा है, इसके बारे में समझ चुके हैं। और आगे यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण की विधियाँ क्या हैं, गांधी जी क्या सोचते, शिक्षण विधि क्या होना चाहिए। अब शिक्षण विधि भैया देखिए, सिंपल सी बात ये है, गांधी जी सब मानते थे कि जो शिक्षण होना चाहिए वो मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा का मतलब कि जैसे कि आप भोजपुरी बोलते हैं, आप जिस भाषा को बोलते हैं उसी भाषा में आपको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो बच्चे आसानी से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये भी शिक्षण विधि है कि मातृभाषा में पढ़ाया जाए। ऐसे ही देखिए, यहाँ पे है नारी शिक्षा की समस्याओं के बारे में बताइए। नारी यानी स्त्री, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं कि उनको पढ़ने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, खासकर गाँव में बहुत कम लोग शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन आज के दिन में सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन समस्या फिर भी बनी हुई है। तो नारी शिक्षा की क्या क्या समस्या है आप खुद सोचिए। अपने घर में आप किसी बहन को, भाई को, या फिर और किसी भी आपके आसपास किसी भी गर्ल्स को देख सकते हैं और उनकी समस्या के बारे में समझिए कि क्या समस्या होती, अपने नज़रिए से सोचिए और समस्याओं को लिखिए, बना के लिखिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया नंबर मिलेगा। इसके बाद वृद्धि के किन्हीं 6 विशेषताओं को लिखिए। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि, पहले ये समझ वृद्धि होती क्या है भैया। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि मान लीजिए कहीं किसी परिवार में 6 लोग रहते हैं, ठीक है, 5 साल बाद अगर यहाँ 10 लोग हो जाएं तो ये क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि हुआ। ठीक है, यानी किसी भी जनसंख्या में परिवर्तन जो होता है उसे हम वृद्धि कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस प्रकार से सेंटेंस को लिख सकते हैं। ऐसे ही सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जब आप सीखते हैं तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? जैसे मान लो आप कहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, अपने घर पे पढ़ रहे हो मान लो, और बगल में कोई डीजे बजा रहा है, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? तो क्या जो सीखते हैं आप, सीखने को
जो सीखते हैं उसको प्रभावित करने में क्या डीजे कारक नहीं है? भैया कारक है। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। सिंपल है। ऐसे दोस्तों बना के लिखिए, बहुत सिंपल तरीके से बना के लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत डिटेल में मैंने बता दिया है। आप लिख कर आइएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा दोस्तों। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।